तो मित्रों, पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार थम गया है। 23 अप्रैल को यानी अब से 36 घंटे से भी कम समय में पहले चरण की वोटिंग शुरू हो जाएगी। पर अब की बार न दीदी ओ दीदी सुनाई दिया और ना ही खेला हो बे। अर्थ ये निकाला गया कि पंच लाइन्स मिसिंग है, आक्रामकता भी थोड़ी कम है। कुछ लोगों ने कहा कि बड़ा ठंडा रहा चुनाव इस बार का। तो फिर चल क्या रहा है पश्चिम बंगाल में? नेता मछली लेकर के घूम रहे हैं, मछली पर डराया भी जा रहा है, लेकिन शांत बगुलों की सतह के नीचे मछली जकड़ने की तैयारी किसकी है? मछली की आंख पर नजर किसकी है? कहीं पन्ना प्रमुख तैनात हैं, कहीं शैडो एजेंट्स हैं। चुनाव से ठीक पहले क्या क्या कर रहे हैं? और एसआईआर के अलावा क्या वाकई पश्चिम बंगाल में कोई और मुद्दा इस बार नहीं है? लाखों के नाम कटने में असल नुकसान किसका है? आईपैक की भी बात करेंगे, उसके अनईज ऑफ डूइंग बिजनेस की भी। नमस्कार, अपन है कुलदीप और आप देख रहे हैं द ललन टॉप शो। Brought to you by Saluja Gold and Candid। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार्स। सलूजा गोल्ड टीएमटी। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। इस बात में कोई शक नहीं होना चाहिए कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा एसआईआर बनके निकला है। करीब 90 लाख लोगों के नाम एसआईआर के बाद वाली नई वोटर लिस्ट में नहीं है। इनमें 60 लाख से ज़्यादा नाम तो परमानेंट हटा दिए गए हैं। 27 लाख से कुछ ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी सुनवाई ट्रिब्यूनल में होगी। सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट आदेश में कहा गया है कि 27,10,000 लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं, उन्हें एक आखिरी मौका दिया जाए। कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को निर्देश दिया है कि जिन लोगों के नाम ट्रिब्यूनल में सही पाए जाते हैं उनकी सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी की जाए, लोग वोट डाल सकते हैं। और ये लिस्ट कब तक जारी होगी? आज 21 अप्रैल तक। 23 अप्रैल को वोटिंग है। आज जिनके नाम आ जाएंगे वो वोट डाल पाएंगे। ऐसे ही 29 तारीख को जहां जहां वोटिंग होनी है दूसरे चरण में, वहां 27 अप्रैल को लिस्ट आएगी। उसमें नाम है तो वोट डाल सकते हैं। यानी वोट किसको देना है ये बाद में तय होगा। लाखों लोगों को अभी तक यही पता नहीं है कि वो वोट दे पाएंगे या नहीं, तब जब 2 दिन बाद मतदान होने हैं। बिहार में भी चुनाव से पहले एसआईआर की प्रक्रिया हुई थी। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस ने वोट अधिकार यात्रा निकाली थी, आपको याद होगा। लेकिन वहां एसआईआर पर इतनी चर्चा, इतनी बहस, इतनी खबरें नहीं हुई जितनी पश्चिम बंगाल में हो रही हैं। एक वजह यह भी है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद एसआईआर के खिलाफ कैंपेन को लीड करती हुई दिखी। ममता की स्ट्रेटेजी और प्लान पर आगे हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन जाहिर है कि जब वोटिंग से ठीक पहले 27 लाख लोगों को यही नहीं पता कि वो वोट डाल पाएंगे या नहीं, तो ये मुद्दा तो बनेगा। अच्छा, ये 27 लाख लोगों के नाम कटे कैसे, इस पर भी विवाद है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस एसआईआर पर एक इन्वेस्टिगेटिव सीरीज कर रहा है। उसकी रिपोर्ट में लिखा है कि चुनाव आयोग ने ये नाम एक सेंट्रली कंट्रोल्ड एल्गोरिदम के आधार पर छांटे, जिसने लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज खोजी। सरल हिंदी में कहें तो तार्किक गड़बड़ियां। इस एल्गोरिदम ने कुल 1,36,00,000 नामों को जांच के दायरे में रखा। इनमें से 60,06,000 मामलों को सुनवाई के लिए रखा गया, बाकी मामलों को नोटिस पीरियड के दौरान ही निपटा दिया गया। इन 60,06,000 मामलों में से 27,10,000 लोगों के नाम सुनवाई के बाद हटा दिए गए। इस तरह से ये 27 लाख सामने आए। अब इनकी सुनवाई ट्रिब्यूनल कर रहे हैं। कितनों की सुनवाई हो पाएगी ये हम देखेंगे। लेकिन आंकड़े एक बात साफ कर रहे हैं कि एसआईआर भले ही जीत हार तय ना करे, लेकिन कई विधानसभा सीटों की तस्वीर जरूर बदल गई है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 44 सीटें ऐसी हैं जहां एसआईआर में जितने नाम कटे हैं 2021 विधानसभा चुनाव में जीत का अंतर उससे कम था। हालांकि ये कहना गलत होगा कि इसका असर किसी एक पार्टी पर पड़ेगा, क्योंकि इन 44 में 24 सीटों पर ममता की पार्टी जीती थी और 20 पर बीजेपी। ये पिछले विधानसभा चुनाव का कंपैरिजन था। अगर 2024 के लोकसभा चुनाव के आधार पर देखें तो कम से कम 120 सीटें ऐसी हैं जहां जीत के मार्जिन से ज्यादा एसआईआर में नाम कट गए हैं। हार जीत के अंतर में भी छोटे मार्जिन वाली सीटों पर एक नज़र डाल लेते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में 57 सीटें ऐसी थी जहां अंतर 8,000 या उससे कम था। 19 सीटें ऐसी थी जहां जीत का मार्जिन 3,000 या उससे कम था। कुछ सीटें आपको याद भी होंगी, हम उनके हार जीत का अंतर और एसआईआर में कितने नाम कटे ये भी देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर नंदीग्राम पिछले चुनाव की सबसे हॉट सीट, संभवतः इस चुनाव की भी। ममता बनर्जी बनाम शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु ने ममता को 1956 वोटों से हराया और नंदीग्राम में नाम कितने कटे? 14,462।
हार जीत के अंतर से करीब 7 गुना ज़्यादा। भवानीपुर का सीट जहां से उपचुनाव में जीत करके ममता बनर्जी विधानसभा पहुंची, 2021 में यहां जीत का अंतर करीब 29,000 था और उपचुनाव में करीब 58,000। यहां कितने नाम कटे? 51,000 से कुछ ज़्यादा। ऐसी कुछ और सीटों के आंकड़े देखिए। हार जीत में जितना मार्जिन था उससे कहीं ज़्यादा नाम कट गए। बोगांव दक्षिण में मार्जिन था लगभग 2,000 वोट का, एसआईआर में कट गए 7,000 नाम। कल्याणी सीट पर करीब 2,000 का मार्जिन था, एसआईआर में 9,000 नाम हटे। पश्चिम बर्धमान की कुल्टी सीट बीजेपी ने सिर्फ 679 सीटों से जीती। कुल्टी में 38,000 नाम कटे हैं जो जीत के अंतर से 50 गुना ज़्यादा हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये जो नाम कट रहे हैं इनका असर चुनाव में पड़ेगा, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या एसआईआर में नाम कटने से असर किसी एक पार्टी पर ही पड़ेगा। बीजेपी का कहना है कि साहब सफाई हो रही है, जो इलीगल वोटर हैं, जो बोगस वोटर्स हैं, उनके नाम कट रहे हैं, जबकि ममता बनर्जी कह रही हैं कि टारगेट करके ऐसे लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। नुकसान किसका ज़्यादा होगा? क्या ममता की पार्टी ही एसआईआर में नुकसान उठाएगी या ममता बनर्जी ये नैरेटिव बनाने में कामयाब हो गई हैं कि बीजेपी जानबूझकर नाम कटवाने में उसकी भूमिका है चुनाव आयोग के जरिए, और क्या इस नैरेटिव से बीजेपी को नुकसान होगा? जो एसआईआर के में जितना नाम बात गया है उसमें खास तरीके से जो लोग एडजुडिकेशन में बात गया है वो लोग ट्राइब्यूनल पे जा चुके हैं। करीबन 40 लाख जेन्युइन वोटर इस बार वोट नहीं डाल पा रहा है। इसका असर पूरा बंगाल में हो रहा है। एक सिर्फ मुसलमान बहुल जो डिस्ट्रिक्ट है, जो तृणमूल का ज्यादा वोट मिलता है, जैसा मालदा है, मुर्शिदाबाद है, नॉर्थ दिनाजपुर है, चाहे साउथ बंगाल में बसीरहाट सब डिविजन है, साउथ 24 परगनास है, वहां में भी एसआईआर का असर है। उसमें मुसलमान लोग का नाम ज्यादा बढ़ गया है, तो टीएमसी का थोड़ा बहुत इसके ऊपर घाटा तो होगा ही जरूर, क्योंकि मुस्लिम वोट ज्यादा उसका मिलता है इस सब डिस्ट्रिक्ट में। बाकी हिंदू वोटर का इतना नाम बात जब गया है, मान के चलिए जो 35 लाख वोटर अभी आपका एडजुडिकेशन का बाद वो लोग आपका इसमें ट्राइब्यूनल पे चला गया, उसमें हिंदू नाम का जो वोटर है उसका भी बहुत सारे नाम बात गया। उसमें मतुआ का नाम बहुत बात गया है। और जो अपारकस बंगाली है पूरा बंगाल में, चाहे साउथ बंगाल हो चाहे नॉर्थ बंगाल हो, हिंदू का भी बहुत नाम बात गया है। हिंदू लोग इस बार बहुत सारे गुस्से में चला गया, बहुत हिंदू फैमिली। असल दिक्कत क्या हुआ, मान लो एक परिवार में 4 आदमी हैं, 4 आदमी इस बार मोटा मोटा तौर पर एंटी टीएमसी वोटर बन के रहा था, लेकिन जैसा उसका फादर का नाम है लेकिन बेटा बेटी का नाम कट गया, कि बेटा बेटी का नाम है फादर या मदर का नाम कट गया, तो पूरा परिवार का गुस्सा बीजेपी का खिलाफ हो गया। तो टीएमसी का घाटा तो थोड़ा बहुत होगा। जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है, मालदा जिला, मुर्शिदाबाद जिला और नॉर्थ दिनाजपुर 3 डिस्ट्रिक्ट में। बाकी साउथ बंगाल में जो जिसका नाम एसआईआर में जेन्युइन वोटर, एक्चुअली जो डेट डिलीटेड शिफ्टेड पहले जो ड्राफ्ट लिस्ट में जिसका नाम हटाया गया था उसके लिए कोई सवाल उतना नहीं उठाया था, लेकिन जो लोग एडजुडिकेशन में गया था वो तो जेन्युइन है ना। उसका 2002 में उसका मैपिंग हुआ था, उसका सब कुछ है। बहुत सारे लोगों का सिर्फ आधार कार्ड नहीं है, पैन कार्ड नहीं है, उसके पास पासपोर्ट तक है। और एक एक परिवार का 1 आदमी 2 आदमी का नाम कट चुका है। अगर वो डिवोटर होगा, इंडियन सिटीजन नहीं होगा, फादर इंडियन सिटीजन नहीं है, तो बेटा कैसे इंडियन सिटीजन हो गया। तो लोग का गुस्सा बहुत बीजेपी के ऊपर आया, तो इसीलिए साउथ बंगाल में बीजेपी का घाटा होगा। अब एसआईआर से आगे बढ़ते हैं, अब पार्टियों की बात करते हैं। लोग कह रहे हैं कि साहब ठंडा चुनाव है, इस बार कोई बज़ नहीं है, क्या चल रहा है? 2021 में जब बीजेपी की रैलियों में दीदी ओ दीदी और पीशी जाओ जैसे नारे छाए हुए थे, ममता ने चोटिल पैर के साथ व्हील चेयर पर प्रचार किया था, खेला होबे के नारे पर जोर दे रही थी, उन्हें फायदा भी मिला। ममता ने अल्पसंख्यक और महिला वोटरों को मजबूती से अपने पक्ष में एकजुट किया पिछले चुनाव में। लेकिन बीजेपी की बात करें तो कहा जा रहा है कि इस बार रैलियों में पोलराइज करने वाले बयान कुछ कम सुनाई दे रहे हैं। हिंदुत्व को अब चुनिंदा और सीमित तरीके से पेश किया जा रहा है, लहजे में जैसे जानबूझकर बदलाव किया गया हो, एक रणनीतिक तरीके से। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर व्यक्तिगत हमले भी लगभग ना के बराबर किए गए। यहां तक कि हुमायूं कबीर और बीजेपी के बीच कथित सौदेबाजी का वीडियो आया,
तब भी पार्टी ने न तो आक्रामक प्रतिक्रिया दी और ना ही ममता बनर्जी को निशाने पर लिया। सूत्र बताते हैं कि पार्टी ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी लाइन से बाहर जाकर बयान देने से मना किया है। इंडिया टुडे मैगजीन में वरिष्ठ पत्रकार अनिलेश महाजन ने लिखा है कि इस रणनीतिक बदलाव की सबसे साफ झलक अमित शाह की भूमिका में दिखती है। अमित शाह करीब 15 दिन पश्चिम बंगाल में बिता चुके हैं, लेकिन प्रचार नहीं कर रहे, एक तरह से वॉर रूम चला रहे हैं। उन्होंने महेश शर्मा, सीपी जोशी और संजय जोशी जैसे सांसदों को लोकल लेवल पर कोऑर्डिनेशन के लिए तैनात किया है। ये रणनीति लगभग वैसी ही है जैसे पिछले साल बिहार चुनाव में दिखी थी। अनिलेश महाजन की रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी करीब 100-120 जीतने योग्य सीटें और 80 से 100 क्लोज फाइट वाली सीटों पर ज़्यादा फोकस कर रही है। बीजेपी का लक्ष्य है कि अपनी मौजूदा सीटें बचाए रखे, 40 से 50 सीटें विपक्ष से छीनना और 20 से 30 नई सीटें जोड़ना। कुछ इस तरफ से बीजेपी 135 से 160 सीटों पर नज़र गड़ाए हुए है और पश्चिम बंगाल में बहुमत का आंकड़ा कितना है? 148 सीटें। बीजेपी ऐसा मान रही है कि पूरे राज्य में सिर्फ 3 से 5% वोट स्विंग से ये टारगेट साहब हासिल किया जा सकता है। ज़मीनी स्तर पर इसका मतलब है कि हर बूथ पर थोड़े थोड़े अतिरिक्त वोट जोड़े जाएं। इसके लिए क्या रणनीति है? पश्चिम बंगाल में कुल 294 लोकसभा सीटें हैं। हर सीट में लगभग 250-300 बूथ होते हैं। हमने आपको भी बताया था कि 57 सीटें ऐसी हैं जहां अंतर 8000 से कम था, यानी कुछ बूथ पूरे नतीजे को तय कर सकते हैं। बीजेपी के पन्ना प्रमुख सिस्टम के तहत हर कार्यकर्ता को लगभग 50-60 वोटरों की जिम्मेदारी मिलती है और इसलिए बूथ पर वोट बढ़ाने के लिए पन्ना प्रमुखों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि क्लोज फाइट वाली सीटों पर अगर पन्ना प्रमुख थोड़े थोड़े वोट भी बढ़ा पाए तो नतीजे बदल सकते हैं। लेकिन चुनौतियां कम नहीं हैं। अहम सीटों पर अल्पसंख्यक वोटों का एकजुट होना ममता को बड़ा फायदा पहुंचाता है। 2021 के चुनाव में जमकर सांप्रदायिक विभाजन हुआ, पोलराइजेशन हुआ। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो इस ध्रुवीकरण की तृणमूल के जीत में निर्णायक भूमिका रही है। मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, बीरभूम, साउथ 24 परगना, नादिया, हावड़ा, नॉर्थ 24 परगना और कूच बिहार, इन 9 जिलों में मुस्लिम आबादी 25% से ज़्यादा है। यहाँ विधानसभा सीटें 150 हैं। इनमें 127 सीटें टीएमसी के खाते में गई थी पिछली बार। स्ट्राइक रेट 80%। बीजेपी यहाँ सिर्फ 30 सीटें जीत पाई। इनमें से आधी सीटें केवल 2 जिलों कूच बिहार और नादिया में मिली थी। इसके उलट बाकी 14 जिले जहां मुस्लिम आबादी 25% से कम है, वहां टीएमसी का स्ट्राइक रेट जाहिर है कम हो गया। हालांकि बढ़त यहां भी रही। इन जिलों में पार्टी को 134 में से 86 सीटें मिली, यानी 64% सीटें मिली और बीजेपी के खाते में आई 47 सीटें। बीजेपी का प्रदर्शन कुछ बेहतर और इसीलिए बीजेपी की रणनीति में इस बार कुछ बदलाव नजर आता है। इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट में पश्चिम बंगाल के एक बीजेपी नेता के हवाले से लिखा कि टीएमसी की तुष्टीकरण की राजनीति और घुसपैठ पश्चिम बंगाल में बड़े मुद्दे हैं और जमीन पर इनकी गूंज साफ महसूस होती है। यही मुद्दे टीएमसी के पतन का कारण बनेंगे। पिछले चुनाव में ध्रुवीकरण से बीजेपी को फायदा भी हुआ, लेकिन नुकसान भी हुआ। इसलिए इस बार पार्टी चाहती है कि चुनाव का फोकस सिर्फ ध्रुवीकरण नहीं बल्कि टीएमसी की कथित तुष्टीकरण की नीति और मिस गवर्नेंस दोनों पर रहे। बीजेपी की स्ट्रेटेजी पर हमने आज तक के वरिष्ठ पत्रकार अनुपम मिश्र से भी बात की। वो पश्चिम बंगाल बेस्ड ही हैं, वहां से राजनीति की खबरों पर नजर रखते हैं। लंबे समय से पश्चिम बंगाल की राजनीति को वो देख रहे हैं। पिछली बार के मुकाबले इस बार बीजेपी ने पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए अपनी रणनीति में एक अहम बदलाव जो किया है वो ये है कि अगर हम देखें पिछले कई दिनों से तो जो कम्युनल बयानबाजी पिछले 3 महीने पहले तक बीजेपी के नेताओं की ओर से हो रही थी, वो इस बार चुनाव प्रचार के दौरान बिल्कुल भी बहुत कम देखने को मिली है। दूसरा, ममता बनर्जी पर सीधा सीधा हमला और वॉर इस बार बीजेपी की ओर से नहीं किया जा रहा है। बीजेपी की ओर से सीधा हमला पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पर कम किया जा रहा है, पर बहुत ज्यादा उनके नाम को लेकर सीधा हमला नहीं हो रहा है। कम्युनल जो बयानबाजी है उससे बचने की कोशिश हो रही है। बीजेपी इस बार हिस्सों में और जगहों को देखकर चुनाव प्रचार कर रही है। अब जैसे कुर्मी बेल्ट है, लगभग काफी संख्या में कुर्मी है, खासतौर पर जंगल महल में, पुरुलिया में सबसे ज्यादा है, 60% के आसपास। झारग्राम में कुर्मी हैं, बांकुड़ा में कुर्मी हैं। तो इनको देखते हुए कुर्मी लीडर्स जो हैं उनको यहाँ पर लाया जा रहा है।
अब पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस की बात करते हैं, ममता बनर्जी की। इस कथित ठंडे चुनाव के बीच एसआईआर मुद्दा इसलिए है क्योंकि ममता ने एसआईआर के मुद्दे को लगभग हर रैली, हर सभा, हर प्लेटफॉर्म पर उठाया है। सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक, दिल्ली तक, सदन तक एसआईआर के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। यहां तक ममता सुप्रीम कोर्ट में खुद दलील देने पहुंची थी। जनवरी में ही ममता ने एसआईआर को वोट चोरी बता दिया था। एसआईआर के खिलाफ ममता बनर्जी ने जमीनी आंदोलन को अपनी मुख्य रणनीति बनाया। कागजी कार्रवाई में मदद करने से लेकर कार्रवाई के दौरान लोगों की आवाज उठाने तक उनकी पार्टी कार्यकर्ताओं ने ये कोशिश की कि वो लोगों के साथ खड़े हुए दिखें। इतना ही नहीं, पार्टी ने इसे बंगाली अस्मिता से भी जोड़ा है। एसआईआर से आगे बढ़ें तो टीएमसी अब की बार लगातार चौथी बार सत्ता में लौटना चाह रही है। पिछले चुनाव में पार्टी को 215 सीटें मिली थी। ममता ने 226 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी नजरें 250 सीटों पर हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि ये रणनीति 2021 के नतीजों के एनालिसिस पर आधारित है। इसमें खास तौर पर 29-35 सीटों पर फोकस है जो उन 29 लोकसभा सीटों के अंदर आती हैं जहां 2024 में टीएमसी जीती थी, और इसके अलावा 2021 में 15,000 वोट तक के अंतर से तय हुई 100 से ज़्यादा विधानसभा सीटों पर भी पार्टी नज़र बनाए हुए है। 2021 में कम से कम 34 सीटों पर मुकाबला बेहद करीबी था। जीत का अंतर 5,000 वोट से कम था। इनमें बीजेपी ने 21 और टीएमसी ने 13 सीटें जीती थीं। टीएमसी इस अंतर को पाटने के लिए काम कर रही है। अब बात टीएमसी के कैंपेन स्ट्रेटजी की करते हैं, उनके चुनाव प्रचार अभियान की। माना जा रहा है कि पिछले चुनावों के मुकाबले इस बार ममता की पार्टी का प्रचार बूथ स्तर की तैयारी पर ज़्यादा केंद्रित है। ममता और अभिषेक की बड़ी रैलियों के साथ साथ पार्टी ने छोटी छोटी सभाओं के जरिए बूथ स्तर पर ज़्यादा ध्यान दिया है। इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि सभी 294 विधानसभा सीटों में वॉर रूम बनाए गए हैं, जहां हर जगह करीब 20 लोग कोऑर्डिनेटर और डेटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पर तैनात हैं। रिपोर्ट के मुताबिक टीएमसी ने 1 लाख से ज़्यादा शैडो एजेंट्स भी लगाए हैं जो बूथ लेवल अधिकारियों BLOs पर नज़र रखते हैं और वोटर लिस्ट में हो रहे बदलावों को ट्रैक करते हैं। रैलियों से लेकर के घर घर के संपर्क, एसआईआर से जुड़ी शिकायतों तक हर चीज़ पर लगभग एक रियल टाइम नज़र रखी जा रही है। किसानों, महिलाओं, बुजुर्गों, SC/ST समुदाय के लिए अलग अलग टारगेट करके अभियान चलाए जा रहे हैं, जिनके लिए अलग अलग टीमें बनाई गई हैं। पार्टी अपनी योजनाओं के रिपोर्ट कार्ड को भी घर घर पहुंचाने पर जोर दे रही है। इस बार के चुनाव में ममता बनर्जी और टीएमसी की रणनीति खास तौर पर एसआईआर के इर्द गिर्द घूम रही है। मुख्य मुद्दा एसआईआर है, बांग्ला अस्मिता है, बंगाली जो अस्मिता होती है। मछली और नॉनवेज खाने न खाने पर भी इस बार जोर दिया जा रहा है टीएमसी की ओर से। अगर पहले मुद्दे की बात करें, जो स्ट्रैटेजी है वो ये है कि एसआईआर में जिन लोगों का नाम डिलीट हुआ है उस पर केंद्रित होकर ममता बनर्जी और टीएमसी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उनका कहना है कि यहाँ के लोगों को चुनाव में हिस्सा लेने से अलग कर दिया गया है, उनको रोक दिया गया है और बीजेपी और चुनाव आयोग मिले हुए हैं। ये एक स्ट्रैटेजी है। दूसरी स्ट्रैटेजी बंगाली अस्मिता पर है। अगर बीजेपी आती है तो बंगाली अस्मिता जो है उसको नुकसान पहुंचेगा, बंगाल के खान पान को नुकसान पहुंचेगा। खास तौर पर मछली का जो मछली जो खाई जाती है पश्चिम बंगाल में, वो नहीं खाने देगी बीजेपी की सरकार अगर यहाँ आती है। तो इसका प्रभाव भी पड़ रहा है। बीजेपी के नेता हाथ में मछली लेकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी के जो दिल्ली के नेता हैं, चाहे वो अनुराग ठाकुर हों चाहे और भी नेता हों, वो यहाँ आकर मछली खा रहे हैं या नॉनवेज खा रहे हैं और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है और टीएमसी ये झूठा प्रचार कर रही है। टीएमसी के चुनाव प्रचार की बात हो रही है तो एक नज़र आईपैक पर भी डालते हैं, जो ममता बनर्जी की पार्टी के इलेक्शन कैंपेन को पश्चिम बंगाल में मैनेज कर रही है। कोलकाता में सॉल्ट लेक के पीछे एक बिल्डिंग है। बिल्डिंग के 11वें फ्लोर पर पड़ने वाले एक दफ्तर के गेट पर ताला लगा हुआ है। इन दिनों कामकाज ठप है। तो ऐसे वक्त की बात है जब उस राज्य की सत्ताधारी पार्टी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आईपैक की। ऐसे समय में इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी आईपैक का दफ्तर पे ताला लगा है। पिछले चुनाव में ममता की जीत में आईपैक का अहम रोल बताया गया था, लेकिन 5 साल बाद तस्वीर अब बदल गई है। तब आईपैक को चलाने वाले प्रशांत किशोर अब उसका कामकाज छोड़ करके खुद की पार्टी उन्होंने बना ली है। अब आईपैक केंद्रीय जांच एजेंसियों के रडार पर है। आईपैक का कामकाज देखने वालों से ईडी की पूछताछ चल रही है। इसका क्या असर चुनावों में पड़ेगा, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले पूरा मामला समझिए। मामले के तार जुड़े हैं कोयला घोटाले से। पश्चिम बंगाल और झारखंड में कोयला बहुत मिलता है, बड़ी बड़ी कोयले की खदानें हैं।
इन खदानों की देखरेख करती है एक सरकारी कंपनी ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड ECL। ये कोयले के क्षेत्र में भारत की सबसे बड़ी सरकारी कंपनी कोल इंडिया की सहयोगी कंपनी है। आरोप ये है कि ECL की खदानों से अवैध कोयला निकाला गया, उनकी तस्करी की गई। ईडी का दावा है कि उसकी कमाई से जो पैसा आया उसे हवाला के जरिए आईपैक को भेजा गया। जांच एजेंसी का यह भी दावा है कि आईपैक को पैसे TMC के चुनावी कामों के लिए दिए गए थे। आईपैक के डायरेक्टर हैं प्रतीक जैन। चुनाव का काम शांति से चल रहा था, लेकिन 8 जनवरी के बाद से काफी कुछ बदल गया। ईडी को कोयला घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की बू आ रही थी। उसने सुबह सवेरे सॉल्ट लेक वाले दफ्तर में छापेमारी की। प्रतीक जैन के घर और उनके 6 और ठिकानों पर भी रेड पड़ी, लेकिन उस वक्त कुछ ऐसा हुआ जो अभूतपूर्व था। छापेमारी का विरोध करने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद मौके पर पहुंच गईं। पहले उन्होंने प्रतीक के घर पहुंची, फिर आईपैक के दफ्तर गईं। उनके साथ पश्चिम बंगाल प्रशासन के आला अधिकारी भी मौजूद थे। दफ्तर से बाहर निकली ममता के हाथ में एक हरे रंग की फाइल थी। फाइल में TMC के इंटरनल डॉक्यूमेंट्स, कैंडिडेट्स की लिस्ट, स्ट्रेटेजी प्लान और TMC के आला नेताओं के ट्रैवल रिकॉर्ड्स थे। ईडी को ये नागवार गुजरा। एजेंसी का कहना था कि ममता और उनके स्टाफ ने उनके अहम सबूत छीन लिए उनसे। TMC और बीजेपी के बीच मुखामुखम हुई। बीजेपी ने कहा कि ममता माफियाओं के साथ खड़ी हैं। ममता ने अगले दिन कोलकाता में विरोध प्रदर्शन निकाला। इस बीच दोनों तरफ से याचिका डाली गई। ईडी ने ममता, DGP राजीव कुमार, पुलिस कमिश्नर पर FIR दर्ज करके CBI जांच की मांग की, जबकि TMC ने ईडी से चुनावी डेटा को वापस मांगा। जनवरी से मार्च आते आते मामला हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। ईडी ने आईपैक ऑफिस या प्रतीक जैन के घर से कुछ भी जब्त न करने की बात की। एजेंसी का दावा था कि ममता और उनका स्टाफ सबूत ले गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को नोटिस जारी किया। CCTV फुटेज, डॉक्यूमेंट्स और डिवाइसेस को संभाल कर रखने का आदेश दिया। मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है। तारीख पर तारीख उसमें मिल रही है। लेकिन अप्रैल यानी चुनावी महीने की शुरुआत में एक्शन फिर से शुरू हो गए। 2 अप्रैल के रोज ईडी ने आईपैक के दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद वाले ठिकानों पर छापेमारी की। प्रतीक जैन को ईडी के दिल्ली दफ्तर बुलाया गया। कानूनी भाषा में इसे समन जारी करना कहते हैं। इसके खिलाफ प्रतीक हाई कोर्ट गए। आईपैक के दूसरे कर्ता धर्ता हैं विनेश चंदेल। प्रतीक जैन के साथ आईपैक शुरू किया था उन्होंने। कंपनी में उनकी 33% हिस्सेदारी है। उन्हें 13 अप्रैल को ईडी ने अरेस्ट कर लिया। आईपैक पर अकाउंटेड और अनअकाउंटेड दोनों तरह के फंड्स हासिल करने के आरोप लगे। इंडिया टुडे के मुनीश पांडे की रिपोर्ट बताती है कि एजेंसी को शक है करीब 50 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी को वाइट किया गया। ये रकम अलग अलग तरीके से सिस्टम में डाली गई, फिर उसे वैलिड दिखाने की कोशिश की गई। जांच में ये भी आया कि कंपनी ने फर्जी बिल और इनवॉइस जारी किए। कई मामलों में थर्ड पार्टी की मदद से पैसे ट्रांसफर किए गए, जिससे असली सोर्स छिपाया जा सके। तो इन सब की तहकीकात करने के लिए ईडी ने विनेश को 10 दिन के लिए अपनी कस्टडी में लिया है। ईडी ने पूछताछ के लिए कंपनी के एक और डायरेक्टर ऋषि राज को भी समन जारी किया है। आईपैक के डायरेक्टर्स ईडी के एक्शन से दो चार हो ही रहे थे। इन सब के बीच 18 अप्रैल को आईपैक का एक इंटरनल मेल बाहर आ गया, जिसमें पश्चिम बंगाल के आईपैक दफ्तर में काम करने वाले लोगों को तुरंत 20 दिन की छुट्टी लेने को कहा गया। ऑफिशियल बातचीत लिमिट करने, व्हाट्सएप ग्रुप बंद करने की भी बातें आई। इन बातों को अगले दिन टीएमसी ने कंप्लीटली बेसलेस यानी आधारहीन बताया। टीएमसी ने इसे बीजेपी की साजिश कहा। ममता ने जरूरत पड़ने पर आईपैक के स्टाफ को काम का ऑफर भी कर दिया। लेकिन सच यही है कि खारे पानी वाली झील के पास बने आईपैक के दफ्तर पर ताला पड़ चुका है, लेकिन 2 फेज के चुनाव का फाइनल मूवमेंट चल रहा है। साल भर कितनी भी मेहनत की हो, एक रात पहले पढ़ाई या फिर उसका रिवीजन तो करना ही होगा। इंडिया टुडे की रिपोर्ट बताती है कि कंपनी ने बड़े बदलाव किए हैं। फील्ड वाले काम बंद कर दिए हैं। ऑफिस में बैठकर होने वाले काम अब घर से हो रहे हैं। स्टार कैंपेनर के लिए स्ट्रेटेजी बनाना हो, नैरेटिव सेट करना हो, ये सब काम अपनी गति से चल रहा है। जमीनी हकीकत की बात अगर करें तो आईपैक जिस तरीके से अलग अलग जगहों पर जेलों में भी काम करता है, उन जगहों पे ग्राउंड स्तर पे काम अभी भी हो रहा है। आईपैक के जो कर्मियां हैं वो अलग अलग जगहों पे काम कर रहे हैं। लेकिन अगर डिजिटल कैंपेन की बात की जाए तो वो डिजिटल कैंपेन में एक सीधा असर इस समय देखने को मिल रहा है। इसे लेकर पश्चिम बंगाल में राजनीति खूब हो रही है। खासकर पश्चिम बंगाल में बीजेपी और तृणमूल एक बार फिर आमने सामने होते नजर आ रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो जारी है। लेकिन फिलहाल ये डिजिटल कैंपेनिंग जो तृणमूल का है उस पर एक असर, भारी असर अब देखा जा सकता है कि वो डिजिटल कैंपेनिंग उस तरीके से नहीं हो रहा है जो पिछले महीने देखा गया था। तो इसे देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि दफ्तर बंद होने के बाद जिस तरीके से कैंपेनिंग को हैंडल किया जा रहा है वो थोड़ा अलग है। लेकिन
अगर आप पूछे कि आईपैक ने पूरी तरीके से अपने ऑपरेशंस को सस्पेंड किया या रद्द किया पश्चिम बंगाल में, इस बारे में अभी तक कोई पुष्टि आधिकारिक तौर पर आईपैक की ओर से नहीं किया गया है। लेकिन चुनावी साल में आईपैक के दफ्तर पर केंद्र की एजेंसी का छापा डालना, चुनावी महीने में वोटिंग से पहले दफ्तर बंद हो जाना बड़े सवाल खड़ा करता है। क्या ये सेंटर वर्सेस टीएमसी की लड़ाई का नतीजा है जो चुनाव के समय खुलकर सामने आ गया? क्या बीजेपी चुनाव जीतने के लिए टीएमसी पर नकेल कस रही है? इस एक्शन से टीएमसी को कितना नुकसान होगा, हमने जानकारों से पूछा। आईपैक से टीएमसी का जो माने वोट के लिए टीएमसी का एडवाइजर नहीं था। टीएमसी का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी डिपेंडेंट आईपैक के ऊपर चला गया था। तो एक तरफ देखिएगा तो आईपैक के ऊपर रेड और आईपैक का कलकत्ता ऑफिस बंद करना या छुट्टी पे भेज दिया जितना स्टाफ को, इसका असर जो है सिर्फ चुनाव के ऊपर नहीं है, टीएमसी को जो ऑर्गेनाइजेशन चुनाव लड़ रहे हैं उसका ऊपर तो असर उसका है, बिल्कुल है, एकदम इस बात में कोई दौरा है नहीं। लेकिन आईपैक का जो लास्ट टाइम का फिनिशिंग टच था, उसका जो वर्कर है, जो लोग हर चुनावी क्षेत्रों विधानसभा क्षेत्रों में प्रभारी था, वो तो मोटा मोटी घर पे चला गया, उसका पास पूरा डाटा है। अभी टीएमसी का एक ऑफिस चलता है कैमाक स्ट्रीट से अभिषेक बनर्जी का, तो अभिषेक बनर्जी का ऑफिस का जितना स्टाफ है, एबी ऑफिस उसको कहते हैं, वो ऑफिस का स्टाफ आईपैक का जो लोग छुट्टी पे चला गया है उसके साथ संपर्क रख रहा है और उसी से डाटा लेके हर जगह, हर काउंटिंग, हर जगह जहां लड़ाई चल रहा है विधानसभा तक, बूथ लेवल तक, उसको मैनेज कर रहा है। लेकिन असर तो जरूर है। और देखिए आईपैक का ऊपर असर तो होना ही था एक दिन, क्योंकि आईपैक का जो हिसाब किताब है पूरा ऐसा बहुत ट्रांसपेरेंट था नहीं, और एक तो वेंडाटा है ही है। तो ये था पश्चिम बंगाल चुनाव का पूरा तिया पांचा। बड़ी खबर में आज इतना ही, अब बारी सुर्खियों की। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। शांति की तमाम कोशिशों के बावजूद मणिपुर में एक बार फिर से तनाव है। सोमवार को मणिपुर का बड़ा हिस्सा ठप हो गया। 2 अलग अलग संगठनों ने बंद का ऐलान किया है। नतीजा, मणिपुर में कामकाज प्रभावित है। पहला बंद महिला संगठन मीरा पेबेई ने बुलाया है। 19 अप्रैल से 5 दिन के लिए बंद की ये कॉल 7 अप्रैल को विष्णुपुर जिले में 2 बच्चों की मौत के विरोध में ली गई। विष्णुपुर के त्रोंगला ओबी गांव में 7 अप्रैल को एक बम विस्फोट हुआ था जिसमें 5 साल के भाई और 6 महीने की उसकी बहन की मौत हो गई थी। उन बच्चों की मौत के जिम्मेदार लोगों की अब तक पहचान नहीं हुई है। स्थानीय लोग कई दफे इसका विरोध कर चुके हैं। इन प्रोटेस्ट के कारण कुछ इलाकों में हिंसा भी हुई। एक प्रोटेस्ट में भीड़ ने सीआरपीएफ कैंप पर हमला कर दिया, जिसके जवाब में सुरक्षा बलों ने गोली चलाई। 3 लोग मारे गए, 30 से ज़्यादा घायल हुए। दूसरा बंद पहाड़ी जिलों में यूनाइटेड नागा काउंसिल ने बुलाया है। ये बंद 18 अप्रैल को उखरुल जिले में हुए हमले के विरोध में था। इसमें इम्फाल से आ रही गाड़ियों के काफिले पर फायरिंग हुई थी, जिसमें एक रिटायर्ड आर्मी जवान समेत 2 लोगों की मौत हो गई थी। मणिपुर सरकार ने दोनों मामले एनआईए को सौंप दिए हैं। उधर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर लगातार हिंसा को रोकने में नाकामी का आरोप लगाया। जल्द से जल्द नॉर्मलसी लाने की मांग की। तो आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया, शुभ रात्रि।